फॉरेस्ट डिवीजन डोडा ने अपनी गो ग्रीन मिशन लाइफ पहल के तहत सरकारी मेडिकल कॉलेज डोडा में वृक्षारोपण अभियान का आयोजन किया। इस आयोजन का उद्देश्य वृक्षारोपण वन क्षेत्रों के संरक्षण और वन जीवों के प्राकृतिक आवासों के संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाना है। इस आयोजन में फॉरेस्ट डिवीजन डोडा, जीएमसी डोडा के कर्मचारी और छात्र विशेष रूप से शामिल हुए। ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो भी यहाँ गर्मी भी इंक्रीज हो रहे और उससे बहुत सारे इफेक्ट भी हो रहे और ये जो हमारा एरिया है ये सॉइल इरोजन प्रोन है, यहाँ पे स्लाइड होती रहती है, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। इसीलिए हम यहाँ पे प्लांटेशन ड्राइव कर रहे हैं सो डैट जो हम यहाँ पर हमारा एरिया है ये मतलब एक तो क्लीन रहे और यहाँ पे जो सॉइल इरोजन है वो बहुत से बहुत कम हो। ये सिर्फ एक साइंटिफिक व्यू से नहीं है कि ऑक्सीजन ये छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं, ये साइंटिफिक फैक्ट है। बट द थिंग इज कि ऐसा है कि पौधे होना एक एग्जाम्पल है कि आपकी ग्रीनरी जो है, जो चिनाब वैली की, वो रिटेन रहे, उसकी जो आइडेंटिटी है चिनाब वैली की। जैसे कश्मीर में इतना हरा भरा दिखता है, वो चीज यहाँ पे भी देखने को मिले। जो स्पीशीज लगाई गई है वो चिनार है, देवदार है, मीलिया है, आपकी बाकी फ्रूट स्पीशीज हैं और फास्ट ग्रोइंग हमने प्रेफर किए हैं। क्यों? क्योंकि ये ओपन एरिया है, इसमें पहले प्लांट्स बन जाएं, फिर हमने इसमें एस्थेटिक जो हमारे होते हैं उनको भी हम लगाएंगे और आने वाले वक्त में देखेंगे आपका कि जो जीएमसी का कैंपस है यहाँ का ये हरा भरा होगा और बहुत बढ़िया लगेगा। लेह में विश्व साइकिल दिवस पर स्वास्थ्य विभाग ने साइक्लोथॉन का आयोजन किया। इसकी थीम साइकिल फॉर हेल्थ थी। मुख्य कार्यकारी पार्षद ताशी ने साइक्लोथॉन को झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं 4 इको एम्बुलेंस को पीएचसी के लिए रवाना किया गया। इस अवसर पर आरडीडी के कार्यकारी परिषद ताशी नामग्याल और चुशेट के परिषद निदेशक स्वास्थ्य सेवा लद्दाख, मुख्य चिकित्सा अधिकारी लेह, मुख्य शिक्षा अधिकारी लेह और अन्य भी उपस्थित थे। साइकिल जो है हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है और साइकिल एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत अच्छा है, तो इसलिए जो है लोगों को साइकिल करना चाहिए। अभी स्टार्ट हुआ था उस टाइम पे लोगों का एक विजन था कि जो है हेल्थ के लिए, फिटनेस के लिए और साथ ही साथ जो है एनवायरनमेंट के लिए साइकिलिंग बहुत ज़रूरी है करके। इस बार का भी जो थीम है वो भी जो है साइकिल फॉर हेल्थ करके रखा है, तो मैं समझता हूँ सभी को साइकिलिंग करना चाहिए। हमने भी जो है ले एसएनएम हॉस्पिटल से जो है वर्ल्ड बाइसाइकिल डे को सेलिब्रेट करते हुए यहाँ से एक साइकिल रैली को जो डॉक्टर्स के पूरे टीम्स ने लीड किया है और भी जो है वॉलंटियर्स इंडिविजुअल्स आके जो है इस साइकिलिंग में जो है एक दिन का जो साइकिलिंग है उसमें जो है उन्होंने पार्टिसिपेट। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर बानिहाल शहर के पास शिफा पानी नामक एक प्रसिद्ध झरना है। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग के यात्री, चालक और बानिहाल शहर की आबादी और सरकारी कार्यालय इसके झरने के पानी का उपयोग करते हैं। हाल ही में इस झरने का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें दिख रहा है कि इस झरने के पानी की टंकी में खानाबदोश भेड़ बकरियों का गोबर और मूत्र डाल रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद दमकल विभाग हरकत में आया और फव्वारे की साफ सफाई की। स्थानीय लोग इस झरने को बचाने और यहां पार्क बनाने की मांग कर रहे हैं। पानी यहाँ इस जगह का नाम है, बहुत पुराना वाटर पॉइंट है, कम से कम 40-50 साल से जो बानिहाल टाउन को यहाँ से जो है वाटर सप्लाई जो यहाँ से पानी मिलता है। बानिहाल का हॉस्पिटल हो या जितने भी ऑफिस हैं या बानिहाल टाउन, तो सबको यहाँ से ही पानी मिलता है। अब क्या है कि ये बहुत खस्ता हालत हो चुकी है। जो रिजर्वायर है यहाँ पे पुराना एक रिजर्वायर बना हुआ है, कोई 40-50 साल का बना हुआ है, तो 1-2 नए रिजर्वायर भी हमने बनाए हुए हैं, लेकिन इसमें क्या है कि वो साफ सफाई का थोड़ा फुकदान है। तो अगर फेंसिंग वगैरह इसके आसपास में की जाए ताकि ये एरिया जो है बिल्कुल साफ सफाई में रहेगा। तो नेशनल हाईवे है यहाँ से, वो भी यहाँ से गुजरता है, तो जितने भी ड्राइवर हजरात है या बाकी लोग हैं, टूरिस्ट है, वो भी यहाँ पे इस चश्मे का यूज़ करते हैं, पानी यहाँ से पीते हैं, पानी भरते हैं यहाँ पे, नहाना धोना सब कुछ यहाँ पे उनका रहता है। तो अब ये जो बाथरूम वगैरह इनकी भी हालत बड़ी खस्ता हो चुकी है। पहले इस 2 बाथरूम तो यहाँ पे, अभी एक डिफंक्ट हो गया है, एक बाथरूम अभी चल रहा है, उसकी भी हालत कोई अच्छी नहीं है। हारिसपुरा के इंद्रनगर से देर रात मिंधल माता मंदिर हिमाचल के लिए लंगर सामग्री को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस मौके पर भारी संख्या में लोग उपस्थित रहे। वहीं इनका कहना था कि लगभग 4 साल से लगातार इसी तरह यहां से हिमाचल में स्थित मिंधल माता मंदिर में लंगर सामग्री पहुंचाते हैं। मिंधल माता मंदिर हिमाचल प्रदेश के चंबा शहर से तकरीबन 170 किलोमीटर दूर स्थित है। यहां काफी संख्या में लोग हर साल दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। कल
डीसी किश्तवाड़ तथा एसएसपी जम्मू प्रशासन से आग्रह किया है कि हर वर्ष की तरह जिस प्रकार आपका प्रशासन का सहयोग राजेंद्र शर्मा जी को मिलता है, इस प्रकार का सहयोग इस बार भी आपसे ये राजेंद्र शर्मा जी चाहते हैं। आज हमारी पूरी टीम ने इस समय 2:45 के समय में इन लोगों को हरी झंडी दिखा करके यात्रा के लिए रवाना किया है। इनकी यात्रा मंगलमय हो, हम यही भगवान से प्रार्थना करते हैं। गुरेज और तुलेल की तुलना में बख्तूर कंजलवन ब्लॉक में पर्यटन गतिविधियां बहुत कम है। इस ब्लॉक में पर्यटन के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा भी नहीं है। स्थानीय पंचायत प्रतिनिधियों ने बताया कि यहां कई खूबसूरत जगह और घाटियां हैं, लेकिन पर्यटन के लिहाज से इस ब्लॉक पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मेरी लोन सरपंच कंजलवन में डीसी साहब और एसडीएम साहब से गुजारिश कर रहा हूँ, जहाँ तक टूरिस्ट का सवाल है, खासकर हमारा इस मार्ग में कंजलवन में अगर या इस प्लाट में दिन को आए लेकिन रात को इस मार्ग और वहाँ के लिए एक हट, इस मार्ग और कंजलवन के बीच में एक हट बनाया जाए, जिससे हमें टूरिस्ट का फायदा, यहाँ गरीब लोगों को फायदा हो जाए। जो टूरिज्म है बख्तौर और कंजलवन में, टूरिज्म ठहरते नहीं है यहाँ पर, वो डायरेक्ट गुरेज जाते हैं। इसलिए मैं करता हूँ गुजारिश सबसे कि मेहरबानी करके उनको थोड़ा सा यहाँ पर रियायत दिया जाए कि ताकि ये लोग जो बेरोजगार बच्चे हैं ये अपनी कमाई करें। वहाँ पर जो टूरिस्ट है उनकी मूवमेंट ज़्यादा हो रही है। यहाँ पर ब्लॉक बख्तौर कंजलवन में बहुत खूबसूरत जगह है। यहाँ पर अगर यहाँ पर एक टीआरसी हट दिया जाए तो यहाँ पर ठीक रहेगा, जिससे यहाँ पर टूरिस्टों की मूवमेंट भी ज़्यादा होगी। मैं डीसी बांडीपुरा और एसडीएम गुरेज से पुरजोर गुजारिश करता हूं कि यहां पर एक टीआरसी हट दिया जाए। उस तरह से आपने अभी कंजलवन में नहीं देखा होगा, लेकिन लास्ट ईयर से सीमा समृद्ध योजना और बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम में कई हम इंफ्रास्ट्रक्चर चीज़ें वहां बना रहे हैं, जिसमें गेस्ट हाउसेस हैं या बाकी चीज़ें हैं जिनका इस साल जो है काम लगने जा रहा है। और कंजलवन एरिया में है जो चूँकि पहला पड़ाव है, इसमें काफ़ी एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर रख दिया जाएगा। सीआरपीएफ की 110 बटालियन की जानिब से लेथापुरा वंतीपुरा में एक मुफ्त चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जहां बीमारों को मुफ्त चिकित्सा जांच और मुफ्त दवाइयां प्रदान की गईं। सीआरपीएफ की 110 बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर योगेश रोहित ने कहा कि भविष्य में भी इस तरह के शिविरों का आयोजन किया जाएगा। प्रोग्राम जो सीआरपीएफ का है, इसके तहत काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ की जाती हैं, जिनमें मेडिकल कैंप के अलावा बच्चों को फ्री स्टेशनरी, बुक्स आदि का डिस्ट्रीब्यूशन करना, इसके अलावा स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स चलाना, साथ ही साथ कम्युनिटी आउटरीच के तहत जो है फ्री मेडिकल डिस्ट्रीब्यूशन, मेडिसिन का डिस्ट्रीब्यूशन करना, और इसके अलावा हम इंडिया टूर जो बच्चों को नॉलेज देने के लिए, उनका एक्सपोजर देने के लिए, ये सब प्रोग्राम सीआरपीएफ समय समय पर चलाती है। और आज का ये कैंप उसी सिविक एक्शन और कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम। महाराष्ट्र की कृषि मंत्री अब्दुल सत्तार ने हाई डेंसिटी नर्सरी खनमोह श्रीनगर का दौरा किया, जहां उन्होंने निदेशक कृषि गुलाम रसूल मीर के साथ नर्सरी का जायजा लिया और किसानों से भी मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र सरकार वहां कश्मीरी मेवों को बढ़ावा देगी। उनकी उम्मीदें हैं गुलाम रसूल मीर साहब की कि वहाँ हमको महाराष्ट्र में मार्केट दिया जाए, ताकि यहाँ के जो किसान हैं, जो माल पकाते हैं, बनाते हैं, तैयार करते हैं, उनकी अच्छी मार्केटिंग होना चाहिए। और वो हमारी स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से हमारे स्टेट के किसान जो माल पकाते हैं वो जम्मू कश्मीर को आएंगे, यहाँ का जो किसान जो माल उगाता है, पकाता है, वो हमारे महाराष्ट्र में आएगा। और मुंबई, पुणे, ठाणे, जहाँ जहाँ बड़े बड़े शहरों के अंदर इनको अगर हमने मार्केटिंग की सहूलत, हमारे पास MAIDC कृषि उद्योग नाम का एक व्यवहार है, एक व्यापार है, जो किसानों के मालों को और किसानों को राहत देने का काम, किसानों को बिजनेस में अच्छे शॉप देने का काम, उनके मार्केटिंग करने का काम, उनके पास से तैयार हुआ माल को अच्छा भाव आना चाहिए। और उन्होंने एश्योर किया कि वो हमारे जितने भी फ्रूट क्रॉप्स यहाँ पे है उनको फुल सपोर्ट करेंगे महाराष्ट्र में लार्ज स्केल इंट्रोडक्शन पे। ऑल्दो हमारा मार्केट पूरा नेशनल लेवल पे है, हर स्टेट में हमारे फ्रूट्स जाते हैं, बट उन्होंने आज बिल्कुल हमें एश्योर किया कि वो फुल सपोर्ट करेंगे वहाँ पे। उनके जो मतलब जो डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर वो हेड कर रहे हैं, कहा वहाँ की
उस डिपार्टमेंट से फुल सपोर्ट करेंगे। हमारे जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स भी अगर जाना चाहते हैं, वहाँ पे स्टॉल्स लगाना चाहते हैं या उनकी जो भी फंक्शंस वहाँ पे होंगे वो डिपार्टमेंट को कभी वो इनवाइट करते रहेंगे, ताकि हम अपने फ्रूट्स जो है वहाँ पे लेके दिखाएंगे, या चाहे हमारे एफपीओज है वो वहाँ पे चले जाएंगे। तो फुल सपोर्ट करके महाराष्ट्र में जो हमारे फ्रूट्स है उनको पूरा पेनिट्रेशन, पूरी एंट्री मिले, ताकि हम लार्ज स्केल पे महाराष्ट्र स्टेट के साथ हमारे J&K का कारोबार। रात के समय नागबिरन त्राल में आकाशीय बिजली गिरने से 2 दर्जन से अधिक भेड़ बकरियों की मौत हो गई। महकमे के इंस्पेक्टर फारूक अहमद ने अपनी टीम के साथ क्षेत्र का दौरा किया और स्थिति का जायजा लिया। लोगों ने प्रभावित बकरवाल को आर्थिक सहायता देने की अपील की। नेशनल कॉन्फ्रेंस की वरिष्ठ नेता और बीरवा के पूर्व विधायक डॉक्टर मोहम्मद शफी ने जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव नहीं कराने को लेकर केंद्र सरकार की आलोचना की। उनका कहना है कि भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, लेकिन इसी देश में जम्मू कश्मीर पिछले 5 साल से लोकतांत्रिक सरकार से वंचित है। डॉक्टर शफी ने कहा कि एक लोकतांत्रिक राज्य का अस्तित्व खत्म कर दिया गया। उन्होंने कहा कि अगर सरकार चाहती है कि यहां के हालात ठीक है तो फिर चुनाव क्यों नहीं कराते। डॉक्टर शफी ने भारत निर्वाचन आयोग से जम्मू कश्मीर में जल्द चुनाव कराने की अपील की। जो एक सबसे मुद्दा है इलेक्शंस, हम पिछले कई सालों से इंडिया पॉपुलेशन वाइज ये तो सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, लेकिन एक ही जगह है जम्मू कश्मीर जहां पिछले 5 साल से इलेक्शन नहीं हुए हैं। अगर एलजी साहब कहते हैं कि इतने टूरिस्ट आए, हालात इतने ठीक है, हम भी कबूल करते हैं, तो फिर इलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है? क्यों लोगों को जो एक डेमोक्रेसी का उनका बुनियादी हक है उनसे दूर रखा है? पंचायत इलेक्शंस, वो जब फारूक साहब उमर साहब चीफ मिनिस्टर थे तो मैं एमएलए, इवन आई वाज फ्रॉम द अपोजिशन, बाकायदा तौर पंचायत इलेक्शंस हो गए जिनमें लोगों ने पूरा पार्टिसिपेट किया था। ये कोई नया तरीक़ाकार उन्होंने नहीं किया, लेकिन जो हमारी असेंबली थी, जो एक यूनिक असेंबली थी इन द कंट्री, उसको इन्होंने क्या किया, उसका इन्होंने वजूद ही खत्म किया। तो एक स्टेट जो कभी मुल्क भी था और सबसे बड़ी स्टेट थी, उसको यूटी बनाया और उसको 3 हिस्सों में तकसीम किया और कहते हैं कि हमने विकास किया। चलिए यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। बैद्यनाथ कब्ज हर, पुरानी कब्ज, एसिडिटी व अन्य पेट की परेशानी में उपयोगी। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग। राजौरी में आतंकियों के साथ हुई मुठभेड़ के बाद मेढर में भी बढ़ाई गई सुरक्षा। विभिन्न इलाकों में जम्मू कश्मीर पुलिस और अन्य सुरक्षा बल नाके लगाकर वाहनों की ले रहे हैं तलाशी। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए श्री अमरनाथ की प्रथम पूजा में की शिरकत। सालाना अमरनाथ यात्रा 1 जुलाई से होगी शुरू, श्रद्धालुओं में खुशी की लहर। अमरनाथ यात्रा 1 जुलाई से हो रही है शुरू। अमरनाथ यात्रा के पवित्र गुफा की ताजा तस्वीरें न्यूज 18 के पास। यात्रा को लेकर इंतजामिया कर रहा है तमाम तैयारी। सेहत आपकी। एल्डरली लोगों के साथ ये क्या क्या इश्यूज इनके साथ रहते हैं। एल्डरली पीपल को 2 चीजें बिल्कुल समझ आती हैं, प्यार और हेट। और जब आप ट्रीटमेंट करते हैं तो उनकी शिकायत क्या रहती है? सुनाई देने में दिक्कत होती है, उनको देखने में इनको दिक्कत होती है, इन्फेक्शन की संभावनाएं इनको ज्यादा होती है। मेन क्या क्या इश्यूज रहते हैं इसमें? अब ये लोनली हुए हैं, उनके बच्चे दूर हैं,
स्पाउस या एल्डरली पर्सन अकेला होता है और दिन ब दिन उनकी मुश्किलात होती है, देयर इज नथिंग टुगेदरनेस विद देम। देखिए सेहत आपकी रविवार दोपहर 1:26 पर सिर्फ न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल पर। ब्रेक बाद आगे बढ़ेंगे। शिमला से बड़ी खबर है, जहां भाजपा कोर ग्रुप की बैठक होगी 12 जून को। जेपी नड्डा, प्रेम कुमार धूमल और नेता प्रतिपक्ष मौजूद रहेंगे। बैठक में लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा हो सकती है। सभी लोकसभा क्षेत्रों के प्रत्याशियों पर भी चर्चा होने की संभावना है। बैठक में कोर ग्रुप के सभी सदस्यों के मौजूद रहने की उम्मीद है। इस बार कोर ग्रुप की बैठक हमीरपुर में होगी। नड्डा 12 जून को नूरपुर में बने बीजेपी के कार्यालय का उद्घाटन भी करेंगे। तो 12 जून को बीजेपी कोर ग्रुप की अहम बैठक हिमाचल में होने वाली और इस बैठक में जेपी नड्डा, प्रेम कुमार धूमल और नेता प्रतिपक्ष मौजूद रहेंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर ये अहम बैठक मानी जा रही है हिमाचल प्रदेश में बीजेपी की। चलिए आगे बढ़ेंगे। बीजेपी विधायक विपिन सिंह परमार ने बीजेपी अध्यक्ष नड्डा के नूरपुर दौरे को लेकर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 12 जून को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा नूरपुर दौरे पर आएंगे। यहां वो नूरपुर के पार्टी कार्यालय का शुभ आरंभ करेंगे। साथ ही पालमपुर के पार्टी कार्यालय का भी वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन करेंगे। परमार ने कहा कि भाजपा अध्यक्ष का नूरपुर दौरा ऐतिहासिक होगा। बता दें कि जेपी नड्डा 14 जून तक हिमाचल के दौरे पर रहेंगे। अब नड्डा जी का यहां आगमन हो रहा है, जहां भारतीय जनता पार्टी जो विश्व का इनरोलमेंट के हिसाब से बहुत बड़ा संगठन है, वो कांगड़ा की धरती पर आ रहे हैं। तो हमारा ये प्रयास है, हमारी ये कार्य योजना है कि हम उनका स्वागत छोटे में नहीं, यहां विशाल रैली के रूप में उनका हम उद्घाटन करें, उनका हम यहां पर जनसभा रखें, उनका स्वागत करें। इसीलिए आज यहां पर संगठनात्मक जिला नूरपुर की बैठक हुई है। हिमाचल पथ परिवहन निगम द्वारा 2 इलेक्ट्रिक बसें शुरुआती तौर पर केलांग डिपो में शामिल की गई हैं और जल्द ही और बसों को भी शामिल कर इलेक्ट्रिक बसों के बेड़े में इजाफा किया जाएगा। हिमाचल पथ परिवहन निगम केलांग के बस अड्डे में 14 लाख की धनराशि से निर्मित इलेक्ट्रिक बस चार्जिंग स्टेशन का विधिवत लोकार्पण करने के उपरांत जिला लाहौल स्पीति के विधायक रवि ठाकुर ने पथ परिवहन निगम के कार्यों को संबोधित करते हुए कहा कि जनजातीय जिला लाहौल स्पीति के कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और भीषण सर्दी के मौसम में भी बसों के परिचालन को बखूबी निभाकर कर्मचारियों ने समूचे प्रदेश में एक मिसाल कायम की है, जिसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। क्षेत्रीय प्रबंधक आंशित शर्मा ने विधायक रवि ठाकुर और उपायुक्त राहुल कुमार का खतक टोपी पहनाकर स्वागत किया। जिला लाहौल स्पीति में विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर कई प्रोग्राम आयोजित किए गए। लाहौल साइकिल एसोसिएशन द्वारा केलांग बस अड्डे से विश्व साइकिल दिवस पर पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन तथा स्वास्थ्य जागरूकता को लेकर साइकिल रैली का आयोजन किया गया। विधायक रवि ठाकुर ने साइकिल दल को हरी झंडी दिखाकर केलांग बस अड्डे से 15 किलोमीटर स्टिंगरी हेलीपैड की ओर रवाना किया। 10,500 फीट से भी 50 फीट से भी अधिक ऊंची वाले इस क्षेत्र में साइकिल रैली के आयोजन में 20 के करीब युवाओं और बच्चों ने भाग लिया। अधिक विधायक रवि ठाकुर, आयुक्त लाहौल स्पीति राहुल कुमार और सहायक आयुक्त ने भी साइकिल चलाकर लोगों को साइकिल चलाने की प्रेरणा दी। दिवस आज मनाया जा रहा है पूरे दुनिया के अंदर, और मैं ये समझता हूँ कि ये एक ऐसा साइकिलिंग एक ऐसी चीज़ है जो कि आपकी सेहत को बहुत अच्छा रखता है, और एक ये स्पोर्ट भी है, क्रीड़ा का भी भाग है। और ख़ास तौर से हमारा लाहौल स्पीति का इलाका, यहाँ पर
पूरे विश्व भर से भी लोग आए हैं और पहले क्रॉस कंट्रीज भी हुई है यहाँ पर। हम इनका हमेशा समर्थन देते हैं। आज प्रशासन से जिलाधीश महोदय भी आए हैं यहाँ अपनी टीम के साथ और इनको प्रोत्साहन देने के लिए हमेशा धनराशि भी मुहैया कराते हैं और आगे भी इनकी पूरी मदद करेंगे। खास तौर से हमारे लाहौल के जितने भी यहाँ पे उदयपुर ब्लॉक है, हमारा केलोंग ब्लॉक है, स्पीति ब्लॉक है, तीनों ब्लॉक से जितने भी युवा हैं इसमें बारंबार भाग लेते हैं और ये पहाड़ी आपको नजर आ रही है सामने, इसको क्रॉस करके भी पीछे तक गए हैं लोग। हिमाचल प्रदेश के दूसरे सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज टांडा में आज से करीब 7 साल पहले तत्कालीन वीरभद्र सरकार में मंत्री रहे और नगरोटा बगवा के विधायक दिवंगत नेता GS बाली एक विशेष योजना के तहत मदर केयर हॉस्पिटल लेकर आए थे। इसका मकसद प्रसव पीड़ा के तहत आने वाली गर्भवती महिलाओं को दर बदर न भटकना पड़े, साथ ही नवजात बच्चों को हॉस्पिटल के अंदर ही प्राथमिक स्तर पर सुरक्षित स्वास्थ्य सुविधाएं मिल पाए। GS बाली भले ही इस दुनिया में आज न हो, मगर करीब 7 साल के लंबे अंतराल के बाद उनके सपनों की उस योजना को आज न केवल पंख लग चुके हैं, प्रदेश की मौजूदा सुक्खू सरकार ने इस मदर चाइल्ड हॉस्पिटल का नामकरण श्री GS बाली मदर चाइल्ड हॉस्पिटल रखने का फैसला लिया है, जिसके लिए बाकायदा सरकार ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दी है। जानकारी के मुताबिक इस हॉस्पिटल को लोक निर्माण विभाग ने करीब 40 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि महबूबा मुफ्ती का पासपोर्ट जारी हुआ है। महबूबा को पासपोर्ट सौंप दिया गया है। 10 साल की वैधता वाला है पासपोर्ट। दिल्ली हाईकोर्ट में लंबी चली कानूनी लड़ाई 2019 से कर रही थी नवीनीकरण की मांग। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें कि महबूबा मुफ्ती को पासपोर्ट जारी किया गया, रिलीज किया गया है। महबूबा मुफ्ती का पासपोर्ट जारी हुआ है। महबूबा मुफ्ती को पासपोर्ट सौंप दिया गया है। 10 साल की वैधता वाला है ये पासपोर्ट। दिल्ली हाईकोर्ट में लंबी कानूनी लड़ाई चली थी, जिसके बाद अब ये पासपोर्ट महबूबा मुफ्ती को एक तरह से सौंप दिया गया है। पिछले दिनों जिस तरह से खबर आ रही थी कि वो पासपोर्ट चाह रही थी और सऊदी अरब में उम्रा करना चाह रही थी, उसकी वजह से उन्होंने मांग की थी, लेकिन किसी अड़चन की वजह से ये पासपोर्ट नहीं मिल रहा था। लेकिन अब जो खबर आई है कि महबूबा मुफ्ती को पासपोर्ट सौंप दिया गया है, इस पर और बातचीत करेंगे हमारे सहयोगी शब्बीर हमारे साथ। सीधे जम्मू का रुख करेंगे, हमारे सहयोगी समीर भट्ट हमारे साथ जुड़े हुए। समीर, इस वक्त जो खबर आ रही है काफी अहम खबर है कि महबूबा मुफ्ती को उनका जो पासपोर्ट है वो एक तरह से सौंप दिया गया है। क्या पूरी खबर है, डिटेल क्या है? बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा। एक बड़ी लंबी जिद्दजहद, कानूनी जिद्दजहद जो है वो लड़ाई लड़ी है महबूबा मुफ्ती ने। और हुआ यूं कि जब 2018 में, क्योंकि वो चीफ मिनिस्टर थी और उसके बाद चीफ मिनिस्टर से हट गई, जब उन्होंने इस्तीफा दे दिया, जब बीजेपी ने उनसे समर्थन वापस लिया, उसके बाद 2019 तक का उनका पासपोर्ट था। 2019 तक उसकी वैलिडिटी थी, लेकिन 2019 में सरकार ने उसको रिन्यूअल करने से इनकार कर दिया, उसको रिन्यू करने से इनकार कर दिया, उसकी वैलिडिटी को रिन्यू करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद महबूबा मुफ्ती ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और तब से लंबी एक जिद्दजहद, कानूनी जिद्दजहद वो लड़ रही थी, एक कानूनी प्रक्रिया का सामना कर रही थी। और जिसमें जो पासपोर्ट ऑफिस है उससे उनकी एक गुहार बराबर जारी थी कि उनको पासपोर्ट दिया जाए, उनको बाहर जाना है, उनको ट्रैवल करना है, उम्रा जाना है या बाकी उम्रा करने जाना है या बाकी और भी चीज़ें हैं जो वो बाहर ट्रैवल करना चाहते हैं, लेकिन उनको पासपोर्ट नहीं दिया गया। अब जाके उनको पासपोर्ट मिला है और उसकी वैलिडिटी जो है 1 जून 2023 से लेकर 1 जून 2033 तक है, यानी कि 10 साल की वैलिडिटी का ये पासपोर्ट उनको मिल गया है, जिसकी कंफर्मेशन हालांकि महबूबा मुफ्ती से हमने बात करने की कोशिश की, लेकिन वो फ़ोन नहीं उठाया उन्होंने। लेकिन उनकी जो बिटिया है इल्तिजा मुफ्ती, उन्होंने कंफर्म किया है कि हाँ उनको पासपोर्ट मिल गया है। ये मैं बता दूं आपको कि जो ये पासपोर्ट का प्रक्रिया है, न सिर्फ महबूबा मुफ्ती बल्कि उनकी बिटिया जो इल्तिजा मुफ्ती है वो भी लगातार कोर्ट में इसका सामना कर रही है, क्योंकि अभी आपको याद ही होगा कुछ महीने पहले पासपोर्ट ऑफिस ने उनको एक पासपोर्ट अदा किया था, पासपोर्ट इशू किया था, जो सिर्फ कंट्री वाइज पासपोर्ट था कि वो कंट्री के किसी जगह पे जा सकती है। उन्होंने इसको चैलेंज किया है। 2 दिन के बाद उसकी पेशी है श्रीनगर हाई कोर्ट में, जिसमें वो मांग रही है कि उनको भी जो अब्रॉड जाने की
इजाज़त दी जाए। हालांकि उनकी जो माँ है महबूबा मुफ्ती, उनके लिए एक बड़ा रिलीफ है, बड़ा सुकून वाला ये है खबर है कि उनको पासपोर्ट मिल गया है, लेकिन अभी इल्तिजा मुफ्ती को अपना जो उसकी मांग है उसको पूरा करने के लिए उसको अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। ये मैं बता दूं कि महबूबा मुफ्ती ने इस पासपोर्ट जो इशू नहीं हुआ था उनको डिक्लाइन किया गया था, उसका रिन्यूअल नहीं कर रही थी पासपोर्ट ऑफिस, उसको एक बड़ा सियासी मुद्दा भी उठाया था और हमने देखा कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया था कि उनको पासपोर्ट नहीं दिया गया। लेकिन जो सीआईडी वेरिफिकेशन और जो गवर्नमेंट का था कि उन्होंने कहा कि ये एक प्रक्रिया होती है, पासपोर्ट इशू किसको करना है उसका पूरा देखा जाता है। देखिए आपने 2019 के बाद जिस तरह महबूबा मुफ्ती को नजरबंद भी किया गया था और उनके बहुत सारे ऐसे बयान अभी भी और पहले भी ऐसे आए थे जो चैलेंज करते थे 370 हटाने के, और कई चीजों पे सेंटर को भी वो टारगेट कर रही थी। तो उसकी बिना तो बिल्कुल समीर, महबूबा मुफ्ती के लिए एक बड़ी राहत की खबर है कि उन्हें एक लंबी लड़ाई के बाद जो पासपोर्ट है महबूबा मुफ्ती को सौंप दिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया समीर भट्ट हमारे साथ जुड़ने के लिए, उस खबर पर अपडेट करने के लिए। तो चलिए इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। नमस्कार।